नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों आप सभी लोगों का यहाँ पे देखा जाए पीटी का, तो पीटी का जो सेट है वो डेली चलाया जा रहा है, चाहे आपका जीके जीएस का हो, चाहे आपका यहाँ पे करंट अफेयर का हो। करंट अफेयर में आप सभी लोग को याद रखना है 25 क्वेश्चन आपका यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो उसी के हिसाब से आपको करंट अफेयर तैयार करना है। करंट अफेयर का वीडियो जो है 2 वीडियो डेली बेस पे अपलोड किया जा रहा है। एक आपका प्रैक्टिस सेट है, दूसरा आपका पॉइंट का यानी देखा जाए चैप्टर से रिलेटेड आपका यहाँ पे करंट अफेयर अपलोड किया जा रहा है। वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखते रहना है ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो पाएँ, ठीक है। चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि चित्र खींचने में जिस धातु के हेलाइट का प्रयोग होता है वो कौन सा धातु है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चांदी। देखिए चांदी धातु का हेलाइड सिल्वर क्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक होता है। चांदी का संकेत आप सभी लोग याद रखिएगा Ag होता है, ठीक है। इसका परमाणु संख्या याद रखिएगा 47 होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए क्या। तो सभी को पता ही होना चाहिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वसा, यानी डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। संतृप्त वसा हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित हो जाती है जो हृदय विकार के लिए जिम्मेदार होता है। संतृप्त वसा में खून को गाढ़ा करने का गुण होता है जो धमनियों को अवरुद्ध करती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल होता है कौन सा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, H2SO4 हो जाता है। देखिए H2SO4 को रासायनिक यानी रसायनों का राजा कहा जाता है। सीसा संचायक बैटरी में एनोड यानी लेड का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है। चलिए बताइए, इनमें से पूछा गया है कोबाल्ट किसमें होता है, तो विटामिन B12 हो जाता है। देखिए विटामिन B12 का रासायनिक नाम सभी को पता ही होगा, साइनोकोबालामिन हो जाता है। विटामिन B12 की कमी से शरीर में रक्त क्षीणन यानी एनीमिया रोग होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है। तो यहाँ पे पोषक तत्व पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाता है। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं खनिज आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए जीवों की वृद्धि, विकास एवं अनुरक्षक हेतु जैव प्रक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक पोषक पदार्थों का अधिग्रहण पोषक कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व कौन सा है। चलिए बताइए, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लोरीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स के घोल से गुजरती है तो इलेक्ट्रोड्स पर जमी मात्रा किसके अनुपात में होती है। चलिए बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समान वजन के अनुपात में होता है। डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें विद्युत अपघटय कहते हैं। सबसे साधारण विद्युत अपघटय जल में किसी आयनिक यौगिक का विलय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक के ऊपर एक रखी गई सीसा की 2 प्लेटों को जिनके बीच में पानी है आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, इसका कारण क्या है। जैसे आप शीशा है, शीशे के ऊपर जैसे मान के लिए पानी भिंगा के फिर सटाएंगे, रखेंगे, जब उठाएंगे तो जल्दी उठेगा नहीं, जिससे लगेगा चिपका हुआ है चुंबक की तरह। तो अगर आप चाहेंगे तो करके देख सकते हैं या फिर कभी किए होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतही तनाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। देखिए द्रवों में सतही तनाव एक गुण है जिसके आधार पर तरल की मुक्त सतह न्यूनतम क्षेत्र को ग्रहण कर लेती है, ठीक है। आगे देखते हैं। सुबह के समय यदि हम हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक होता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण यही है कि वायु में मौजूद जल वाष्प कुएं के कणों पर जमा होते हैं। आंसर आपका 9 का सी हो जाएगा। कोहरा कोलाइट का ही एक प्रकार होता है। किसी गैस में द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण एरोसोल कहलाता है जब परिक्षेपण कण ठोस रहता है तब, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एंजाइम निम्न प्रकृति के पदार्थों से बना होता है, यानी किसका बना होता है। तो ये बना होता है प्रोटीन का, यानी आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। एंजाइम एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक होता है जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। अर्थात प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है उसे हम एंजाइम कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है वनों का प्रबंधन
एवं रख रखाव का विज्ञान कौन सा है? तो इसका आंसर याद रखिएगा बी हो जाएगा सिल्वीकल्चर। क्या हो जाएगा? सिल्वीकल्चर। देखिए पीसी कल्चर समझेंगे कि पीसी कल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है, तो आप पीसी कल्चर भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्रम तीन धातुओं की क्रियाशीलता से सही रूप में दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कहता है कि ब्लीचिंग पाउडर के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से देखा जाए तो आंसर आपका डी हो जाएगा, यह रंग का अवकरण करके पदार्थ को रंगहीन कर देता है। यह आपका ऑप्शन सही हो जाता है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर या फिर विरंजक चूर्ण का सूत्र देखा जाए तो आपका यहाँ पे CaOL2 आपका यहाँ पे हो जाता है। इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का अकार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा समीकरण रेडॉक्स अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करता है? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, स्टील में कांस्ट लोहे की अपेक्षा अधिक कार्बन होता है। देखिए स्टील लोहा और कार्बन का मिश्र धातु होता है। स्टील को जंगरोधी बनाने हेतु स्टेनलेस स्टील के निर्माण में इस्पात में निकेल और क्रोमियम मिलाया जाता है। कार्बन की प्रतिशतता देखा जाए बढ़ाने पर स्टील की जो कठोरता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, क्लोरीन के अणु में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो ये आपका ऑप्शन डी गलत हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण बंधन का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी बंधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है? अधिकतम विशिष्ट ऊष्मा पूछा गया है तो पानी का हो जाएगा, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए जल का विशिष्ट ऊष्मा धारिता देखा जाए तो 4200 आपका यहाँ पे होता है। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप को एकांक में बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को देखे थे तो विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। कहता है कि स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंगे कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, यानी ए उत्तर हो जाएगा। देखिए किसी भी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ जो बिना रूप बदले माध्यम में एक निश्चित वेग में आगे बढ़ती है तो उसको हम तरंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु से छोटा वास्तविक तथा उल्टा बिंब उत्तल लेंस द्वारा बनता है जबकि वस्तु स्थित होती है अनंत तथा F2 के बीच में स्थित होती है। ये आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 19 का। उत्तल लेंस द्वारा अनंत पर रखी वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इस तथ्य की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? तो बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन। देखिए न्यूटन के अनुसार प्रकाश एक कण है, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश एक तरंग है। तो दोनों को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह 10 मई को सबसे पहले कहाँ पर भड़क उठा था? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरठ आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1857 ईस्वी की क्रांति एक सिपाही विद्रोह था जो 34वीं इन्फैंट्री के जापान मंगल पांडे के बगावत के द्वारा सर्वप्रथम हुई थी। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने अपने 2 अधिकारी बाग एवं ह्यूजसेन की गोली मारकर हत्या कर दिया था। अगला क्वेश्चन है 22। हड़प्पा स्थित है कहाँ पर? तो हड़प्पा देखा जाए तो आपका रावी नदी पर स्थित है। आंसर आपका 22 का ये उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल भी है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध साहित्य लिखा गया है कौन से भाषा में? तो बौद्ध साहित्य देखा जाए तो पाली भाषा में लिखा गया है। आंसर आपका 23 का उत्तर बी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 24। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये देखा जाए तो आंसर आपका ए हो जाएगा, जेनेवा में स्थित हो जाता है। आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना याद रखिएगा 1919 में वर्साई की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबंध एजेंसी के रूप में हुआ था।
आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10 दिसंबर मनाया जाता है किस रूप में, यानी कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 दिसंबर? तो ये मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाता है। बात करेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं स्वास्थ्य संस्था है, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1993 में किया गया था। कब किया गया था? 1993 में ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था? फाइनल रूप से पूछा गया है पूरा किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने पूरा किया था। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। देखिए कुतुब मीनार की नींव कुतुब बिन ऐबक ने सूफी संत बख्तियार काकी की याद में बनाया गया था। कालांतर में कुतुब मीनार के ऊपर का भाग क्षतिग्रस्त हो जाने पर इसे पुनः निर्माण कराने का श्रेय फिरोज शाह तुगलक एवं सिकंदर लोदी को जाता है। लेकिन कुतुब मीनार का मुख्य द्वार यानी अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय संगीत का प्रमुख स्रोत नाट्यशास्त्र देन है किसकी? एक बार फिर से सुनिए कि शास्त्रीय संगीत का प्रमुख स्रोत नाट्यशास्त्र किसकी देन है? तो ये देखा जाए तो भरत मुनि का देन है। आंसर आपका यहाँ पे 27 का बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 कहता है कि अशोक विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ इसलिए माने जाते हैं क्योंकि देखा जाए तो उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। अशोक मौर्य वंश का शासक था। अशोक ने देवनाम प्रियदस्ती की उपाधि धारण किया था। ठीक है, मैथ्स का है तो इसको हम हटाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार पूछा गया है तो 13 अप्रैल 1919 आंसर करिएगा। अब इसको अच्छे से देखेंगे कि मार्च 1919 में अंग्रेजों द्वारा लाए गए रोलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन करते हुए डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, इस हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने अंग्रेजों के सहयोग भी किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, डॉन जुआन थॉमस हार्डी। याद रखिएगा डॉन जुआन पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉर्ज गॉर्डन वायरन द्वारा लिखा गया पुस्तक है। आगे देखते हैं, मानव ने सुव्यवस्थित जीवन का प्रारंभ किया था कौन से काल में? तो ये किया गया था नवपाषाण काल में। आंसर आपका देखा जाए तो क्या हो जाएगा? सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा कि नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। नवपाषाण काल में ही मानव के जीवन में स्थायित्व आया था। बात करेंगे कि नवपाषाण काल में ही कृषि की शुरुआत भी हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कहता है युगल समाधान मिले हैं। चलिए बताइए, युगल समाधान मिले हैं तो लोथल में, यानी ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 34 का। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित हड़प्पा सभ्यता कालीन स्थल है। लोथल से हड़प्पा कालीन बंदरगाह यानी गोदीवाड़ा का साक्ष्य भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है 35, कहता है सिकंदर की सेना ने किस नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था? सभी को पता है सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। ए आपका उत्तर हो जाएगा। सिकंदर यूनान के छोटे से राज्य यानी मदकुनिया का शासक था। ठीक है, चलिए बताइए 35 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका व्यास हो जाएगा, सभी को पता ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 36, कहता है कि मिहिर कुल कौन था? मिहिर कुल कौन था? तो मिहिर कुल देखा जाए तो आपका हुण शासक था। आंसर आपका डी हो जाएगा। हुण राजवंश की उत्पत्ति यूची जाति की शाखा से हुई थी। हुण साम्राज्य के वास्तविक संस्थापन देखा जाए तो तोरमान को माना जाता है। आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर सकते हैं। रजिया बेगम शासिका थी कहाँ की, यानी कौन से वंश की शासिका थी? सभी को पता होगा, गुलाम वंश की शासिका थी, यानी ए आपका उत्तर हो जाता है। रजिया बेगम गुलाम वंश के शासक यानी इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया दिल्ली की प्रथम महिला शासिका बनी थी। रजिया ने मलिक याकूब को अमीर ए आखुर के पद से नियुक्त किया था। तो आप सभी लोगों को याद रखिएगा। संकेत मुद्रा चलाई थी किसने? तो देखिए संकेत मुद्रा आप सभी लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। ये चलाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, यानी आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम याद रखिएगा जूना खां यानी जौना खां के नाम से भी जाना जाता है। ये संघ यानी पवित्र स्थल है। संघ किसके? तो आप सभी लोग याद रखिएगा बौद्धों के द्वारा, यानी आंसर आपका देखा जाए तो बी हो जाएगा।
बौद्ध धर्म को मनाने वाले बौद्ध संघ के सदस्य होते थे। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य यानी आनंद के कहने पर वैशाली में महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी थी। अगला है कि मुगल साम्राज्य के दौरान कौन सी भाषा सरकारी कामकाज के उपयोग में लाई जाती थी। तो आंसर आपका 40 का देखा जाए तो क्या हो जाएगा, पर्शियन हो जाएगा, यानी ए आपका यहाँ पे उत्तर 40 का हो जाता है। मुगल साम्राज्य की भाषा एक भाषा एवं दिल्ली सल्तनत की भाषा फारसी थी। बात करेंगे कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो बाबर ने किया था। अगला प्रश्न है कि भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किसने किया। तो ये देखा जाए तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। ये आपका यहाँ पे 41 का उत्तर हो जाता है। 1854 ईस्वी में डलहौजी ने सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। पाटलिपुत्र को उदयन ने सर्वप्रथम राजधानी बनाया था। इसके पूर्व मगध की राजधानी राजगृह थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्या कहता है, कहता है गेहूं उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त होती है। तो यहाँ पे गेहूं उत्पादन से रिलेटेड पूछा गया है, तो समशीतोष्ण जलवायु हो जाएगा, यानी आंसर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाता है। ग्रेनाइट में परत उतारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ग्रेनाइट के बारे में पूछा गया है, तो यांत्रिक वेदरिंग हो जाएगा, यानी ए आपका 44 का उत्तर हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। किसी रासायनिक प्रतिक्रिया की भागीदारी के बिना चट्टानों को छोटे कणों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो यांत्रिक अपक्षय कहलाती है। अगला है कि संघीय राज्य लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 36, यानी डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंचनजंगा आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि यदि फरवरी 1900 की 1 तारीख को गुरुवार था तो उसी वर्ष मार्च की 1 तारीख को कौन सा दिन था। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। आंसर करेंगे तो आपका गुरुवार हो जाता है। ये भी आपका थोड़ा बहुत इसमें आ गया तो इसको स्किप करेंगे, डायरेक्ट आएंगे जीके जीएस पे। निम्न में से किस कृषि जोत की भारत में वृहत्तम प्रतिशतता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षुद्र जोत हो जाएगा, यानी बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 50 और 51 देखते हैं। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था कहाँ में। तो ये स्थापित किया गया था सिंदरी में, यानी आंसर 50 का देखा जाए तो सी उत्तर हो जाता है। सिंदरी उर्वरक कारखाना की स्थापना आप सभी लोग नोट करिएगा 1951 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भूमि के चारों ओर बंद यानी लैंडलॉक्ड कौन सा राज्य है। तो आप सभी लोग नोट करिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, बिहार आपका यहाँ पे उत्तर हो जाता है। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा, बिहार जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अब फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि उनको जो नोटिफिकेशन है वो हमेशा मिलता रहेगा। मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।